जी, कल क्वेश्चन नंबर 22 दिया था करने के लिए। अगर किसी को इसमें कोई बात या फार्मूले में कोई परेशानी आई है तो वो आप पूछ लें, और इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं अगर आपने पिछला सवाल कर लिया तो। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो आप देखिएगा जरा। जी, अगर मैं एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, कंपनी ए की जो सेल्स हैं वो है, सपोज हम कहते हैं 5 लाख, और कंपनी की बी की जो सेल्स हैं वो सपोज दैट है 3 लाख। ओके होगी बात। कंपनी ए का जो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें, कंपनी ए का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सपोज दैट हम कर लेते हैं जी 75,000, और कंपनी बी का हम सपोज कर देते हैं जी 60,000। ठीक है। अब आपने ना कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट आपने बताना है कि अगर मैं आपसे ये रिक्वायर्ड करूं कि इसमें जीपी रेशो किसकी ज्यादा होगी, तो बस आपने बताना है ए या बी, विदाउट कैलकुलेशन। किसकी जीपी रेशो ज्यादा आएगी, ए की या बी की? ए की कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोग बी भी कह रहे हैं। अब हम फार्मूला लगाकर टेस्ट कर लेते हैं कि क्या जो हम सोच रहे हैं क्या बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम जीपी रेशो फाइंड करते हैं तो जीपी रेशो का आंसर क्या आता है, 75,000 ओवर 500,000, यही होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसका क्या आता है 60,000 ओवर 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मेरे बताओ जरा कंपनी ए की रेशियो कितनी आ गई, 15% और 20%। कुछ लोग धोखा खा गए। क्यों धोखा खाया? हालांकि ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी ए का ज्यादा है, बी का कम है, लेकिन सेल में भी फर्क है। अब बेस्ट कौन सी कंपनी हुई जीपी रेशो के लिहाज से? कंपनी बी। अब जरा सोचें, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इस सिचुएशन में हमने देखा, जीपी रेशो कम होने के बावजूद भी बंदा बेहतर होता है। वो ना होता क्या है, वजह मैं लिखने लगा। जीपी रेशो कम होने की वजह, अब पेपर में जहरी सी बात है हमसे क्या पूछी जाएगी, या तो वो कहेगा कि जीपी रेशो ज्यादा कैसे करनी है, या पूछेगा कि जीपी रेशो अगर किसी की कम है तो क्यों है, वो आप वजह लिखोगे। तो जीपी रेशो कम होने की वजह, और फिर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ज्यादा होने की वजह। तो याद रखें जीपी रेशो ना 3 वजह से कम हो सकती है, बस आप 4 वजह भी लिख सकते हो, फिलहाल 3। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो लोअर क्यों होता है, लोअर होने की रीजन याद रखिए। बाकी नेट प्रॉफिट में बड़े मसाइल आ सकते हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में बहुत कम आते हैं, और ये वजूहात आपने बड़े ध्यान से लिखनी है। नंबर 1, कभी कभी कंपनी ऐसा करती है, अपनी सेल प्राइस जानबूझ के कम कर देती है ताकि उसका मार्केट शेयर ज्यादा हो जाए। सेल प्राइस कम करने से क्या होता है, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाते हैं, और मार्केट शेयर बढ़ाने का मतलब क्या होता है, अपने नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना। जीपी रेशियो कभी कभी क्या होता है, ऑफर ट्रेड डिस्काउंट, या रिड्यूस सेलिंग प्राइस, एक ही बात हुई।
टू एनहांस मार्केट शेयर। मार्केट शेयर बढ़ाने का मतलब क्या है भला? अपने नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना, अपने नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी की जीपी रेशो कम होती है लेकिन वो फायदे में जा रही होती है, वजह उसकी सेल ज्यादा हो जाती है। जैसे लास्ट अभी इसमें देखा था कि प्रॉफिट भी ज्यादा है कंपनी ए का और उसकी सेल भी ज्यादा है, लेकिन उसकी जीपी रेशो कम है। तो वो उस वजह से उसने अपना प्रॉफिट भी ज्यादा कमा लिया क्योंकि वो सेल ज्यादा उसने कर ली। दूसरा, कम होने की वजह एक हो सकती है, इट मे बी हायर परचेज कॉस्ट। अगर परचेज प्राइस आपको ज्यादा पड़ रही है एज कंपेयर टू कंपेटिटर, चाहे एज कंपेयर टू पिछले साल, तो आपकी जीपी रेशो फिर भी कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए ना, फार्मूला क्या होता है? सीपीएस, ये होता है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट की रेशो कम हो जाएगी। तो हो सकता है कि इट मे बी हायर परचेज कॉस्ट। ऐसा भी हो सकता है, वो तो हमने वैसे ऊपर लिख दिया है लोअर सेलिंग प्राइस, तो वो उसके साथ ही कवर हो गया। तो जीपी रेशो कम होने की सबसे बड़ी दो वजह है। हाँ, यहां पर आप ऐसा देख लिया करें, अगर रिटेलर की बात हो तो आप हायर परचेज कॉस्ट लिखा करें, परचेज प्राइस। और अगर मैन्युफैक्चरर की बात हो तो आप लिखा करें हायर परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, हायर रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज प्राइस। बात समझ लगी ना? तो आपकी जीपी रेशो कम होने की अगर आपने वजह लिखनी है ना, तो एक तो आपने लिखनी है कि हो सकता है कंपनी ने डेलिबरेटली ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया हो टू एनहांस द मार्केट शेयर, या आप लिखेंगे इट मे बी कि परचेज कॉस्ट उसको ज्यादा पड़ी हो। इस दो वजह होती हैं जिसकी वजह से हमारा जीपी रेशो कम आती है। इसके बाद एनपी रेशो की वजह, और अगर ज्यादा जीपी रेशो आ गई तो क्या करेंगे? हायर सेलिंग प्राइस, लोअर परचेज प्राइस। अगर एक की जीपी रेशो ज्यादा है तो हम कहेंगे इट मे बी चार्ज हायर सेलिंग प्राइस टू द कस्टमर एंड इट मे बी लोअर परचेज प्राइस फ्रॉम द सप्लायर। मतलब एक कंपेटिटर है हमारा, हमारी कंपनी ये है, उसका कम आ रहा जीपी रेशो, बी का ज्यादा आ रहा है। वो कहता है जी बताओ क्यों आ रहा होगा? उसकी दो वजह, या तो उसको जो परचेज करके आ रहा है ना उसको कम कीमत पे वो चीज मिल रही है, हमें ज्यादा कीमत पे मिल रही है, और हम लोअर सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं, वो हायर सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है। तो जीपी रेशो ज्यादा होने की भी दो वजह, और यही उल्टी कर दें तो कम होने की वजह। ठीक है, तो ये रिमार्क्स लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप। फिर अगली बात करते हैं एनपी रेशो पे। आज नेट प्रॉफिट। अच्छा, रीजन मैं कहता हूं एक मैं बता देता हूं, दूसरी तो उल्टी करनी है ना। तो कौन सी रीजन लिखने पे? इंक्रीज करने की या डिक्रीज करने की? इंक्रीज करने की वजूहात लिख लेते हैं। अच्छा, ये सारी वजह पेपर में नहीं लिख देनी जितनी मैं बता रहा हूं, पेपर में रिलेट करना होता है सवाल को। वो हम सवाल जब करेंगे तो उसमें आपको कुछ पता भी चलेगा, लेकिन अभी हम ज्यादा होने की सबसे पहली वजह हायर जीपी रेशो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट जिस कंपनी का ज्यादा है ना उसका नेट प्रॉफिट भी ज्यादा आने के चांसेस है। जिस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है उस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ज्यादा होने के चांसेस, पहली वजह। दूसरी वजह इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
हाँ जी, पता चला। एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल है आपका। हम जो कंपेटिटर है उसके एक्सपेंस ज्यादा आ रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस काम उतना ही हो रहा है। उसी काम को एक बंदा ज्यादा पैसे लगाकर कर रहा है, दूसरा बंदा काम करके कर रहा है। तीसरा, अचीव्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो चल गया, अचीव्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स तो पास है ना सबकी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पास है। चले, अचीव्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या मतलब है? फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर रह के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर लेना। मतलब जैसे आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, उसका 2 लाख रेंट दे रहे हो। अब उस 2 लाख के अंदर आप 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। आपका कंपेटिटर भी 2 लाख रुपए रेंट दे रहा है, लेकिन वो 10 लाख यूनिट बना रहा है, तो फायदे में कौन रहा? कंपेटिटर। यानी उतने ही फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाकर सेल कर लेना इकोनॉमी ऑफ स्केल कहलाता है। जैसे सपोज, मैं और आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे ये क्लासरूम है, इसकी कैपेसिटी है सपोज 60 स्टूडेंट। अब मैं इसका किराया देता हूं सपोज 50,000, और मेरे साथ एक कंपेटिटर है, वो भी साथ वाले क्लासरूम, उसमें भी 60 की कैपेसिटी है, वो भी 50,000 रेंट देता है। अब इकोनॉमी ऑफ स्केल उसका होगा, उसने अचीव किया होगा जैसे 60 के 60 स्टूडेंट पूरे हो गए, यानी 60 स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं और कैपेसिटी है नहीं, फुली यूटिलाइज हो रही है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। मैं 50,000 दे रहा हूं, लेकिन कितने स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं? 60 से फीस कवर हो रही है, 60 का रेवेन्यू आ रहा है। मेरा कंपेटिटर है, वो 40 स्टूडेंट पढ़ा रहा है, खर्चे उसके भी सारे वही हैं, तो फायदे में कौन हुआ? वजह, क्योंकि उसी रेंट के अंदर, उसी एक्सपेंसेस के अंदर बाकी तो बोनस है। यानी 40 सपोज अगर मैं कहता हूं कि 40 स्टूडेंट से मेरे सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं, तो ऊपर से तो 20 अगर बैठ जाएंगे, मैंने तो उसी स्ट्रक्चर में पढ़ाना है ना। प्रोजेक्टर भी वही लगा हुआ है, एसी का कॉस्ट भी वही आएगी, रेंट भी वही आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर रह के मैक्सिमम अपने यूटिलाइज कर लेना प्रोडक्शन को, उसे हम कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। अब जिसने इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर लिया, इसका मतलब है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम, उतनी फिक्स्ड कॉस्ट में रेवेन्यू ज्यादा है, और कंपेटिटर का उतनी फिक्स्ड कॉस्ट में रेवेन्यू कम है। तो जिसने इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर लिया, उसका नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा आएगी, इवन तो उसका जीपी रेशियो भी ज्यादा आएगा, क्योंकि सेल बढ़ गई ना। सेल बढ़ने से, आपको पता, सेल बढ़ने से जीपी रेशियो ज्यादा। तो आप जीपी रेशियो के बढ़ने की वजह, बल्कि आप लिख ले वहां पर, ऐसा ना हो कि ऊपर एक ना कम होने की वजह लिख रहे थे ना, कम होने की एक तीसरी वजह लिख रहे, बल्कि हमने हेडिंग तो दे दी थी तीसरी वजह की, का इनएबल टू अचीव, अनएबल टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल। और समझ तो लग गया ना इकोनॉमी ऑफ स्केल की। मैंने बताया था इकोनॉमी ऑफ स्कोप भी क्या होता है। एक होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक होता है इकोनॉमी ऑफ स्कोप। इकोनॉमी ऑफ स्कोप का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो उसी जगह रह के। जैसे ये है ना कि आप एक चीज पहले बेच रहे हो, रेंट दे रहे हो, अब वहां पर 2 चीजें रख के बेचना शुरू कर दे, रेंट उतना ही आएगा ना। 3 चीजें बेचना शुरू कर दे, रेंट उतना ही आएगा। तो क्या होगा? इकोनॉमी ऑफ स्कोप का मतलब है नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा कर लेना। सपोज आपने ना ऐसे ना एक छोटी सी एक मरले की दुकान के अंदर ना मोबाइल शॉप बनाकर बैठ गए, आप रेंट भी दे रहे हो, एसी का खर्चा भी आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा बेचना शुरू कर दोगे तो इसे बोलेंगे इकोनॉमी ऑफ स्केल। अगर आपने मोबाइल के साथ साथ ना ऐसा किया कि साथ जैज लोड भी रख लिया, साथ साथ आपने कुछ और एसेसरीज भी रख ली, अब उसी जगह बैठ के मोबाइल के साथ साथ 3-4 प्रोडक्ट और बेचना शुरू कर दी, तो आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दी। इसे क्या बोला जाता है? इकोनॉमी ऑफ स्कोप। लेकिन वो आगे जाकर बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे, आईटीबी तो वैसे आपने पढ़ लिया हुआ है, आगे फर्दर भी बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे। चलिए चौथा नंबर बताएं, नेट प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह। कभी कभी ऐसा होता है
कभी कभी आप कोई नॉन करंट एसेट बेचते हो, नॉन करंट एसेट के बेचने के ऊपर जो फायदा होता है उसे कहते हैं गेन ऑन डिस्पोजल। और अगर ये कम होने की वजह लॉस ऑन डिस्पोजल भी हो सकता है। बढ़ने की वजह गेन ऑन डिस्पोजल, कम होने की वजह क्योंकि गेन ऑन डिस्पोजल वाली थी अदर इनकम। जीबी रेशियो को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन एनपी रेशियो को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देती है क्योंकि आपका प्रॉफिट पहले से ज्यादा हो जाता है। इसके बाद 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं लोअर फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये बड़े ध्यान से देखना पड़ता है सवाल के अंदर। अगर आपकी लो गियरिंग रेशियो है ना, तो लो गियरिंग रेशियो से आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होते हैं। लो गियरिंग से क्या मतलब है बोला? लोन ज्यादा लिया हुआ है या कम लिया हुआ है। अब लोन कम है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी तो कम आएंगे। एक हाई गियरिंग बिजनेस है, एक लो गियरिंग है। हाई गियरिंग बिजनेस का इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, लो गियरिंग का इंटरेस्ट कम आएगा। तो लो गियरिंग की वजह हम ये देख सकते हैं। हाँ, अगर प्रॉफिट को कम करना है, कम करने की वजह लिखनी है, तो हम कहते हैं कि हो सकता है ये हाई गियरिंग हो और हाई गियरिंग का इंटरेस्ट एक्सपेंस। और मजे की बात हो, हमने ये लगाया और रटा। हमारा सवाल कंपैटिटर की निस्बत से हाई गियरिंग आ रहा हो, हम यहां पर लिख रहे हैं लो इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो वो मारेगा भी सही हमें कि अगर हमने हाई गियरिंग रेशियो फाइंड की, हमारी गियरिंग रेशियो कंपैटिटर से ज्यादा आ रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट भी ज्यादा है किसी और वजह से, लेकिन हम अपनी वजह रट्टे लगाए हुए थे। हमने ये लिख दिया लो इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो फिर ये पॉइंट नहीं लिखेंगे, ये तब लिखेंगे अगर हमारे लो गियरिंग रेशियो आएगी तो। ठीक होगी बात? उसके बाद और क्या वजह हो सकती है? ये 5 वजह काफी है। कोई अदर इनकम और हम डिस्काउंट रसीद वगैरह को भी कह सकते हैं। अगर इसको उल्टा करना है तो लो जीपी रेशियो, इनएफिशिएंट कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अनएबल टू अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल, लॉस ऑन डिस्पोजल की वजह हो सकती है, और हायर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ये अगर वो आपसे पूछता है तो बताओ भी इसकी क्या वजह हो सकती है, अगर वो सिर्फ वजह पूछता है तो इनमें से कुछ भी 2-3 लाइनें लिख देना। बट अगर वो इंफॉर्मेशन देकर वजह पूछे ना, तो फिर जो इंफॉर्मेशन के अंदर वजह लिखी होगी वो लिखेंगे बस। इंफॉर्मेशन के बगैर तो सब के साथ एक लफ्ज लिख देंगे, इट मे बी। क्या लिख देंगे? इट मे बी। और अगर वो इंफॉर्मेशन देकर देगा तो फिर मे बी का लिखने की उसी इंफॉर्मेशन को बेस बनाएंगे और अपना जवाब दें। ठीक होगी बात? आज ना मैं सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के कमेंट्स आपको सिखा रहा हूं। अगेन ऑन डिस्पोजल, अगेन डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि आपने कोई नॉन करंट एसेट बेचा। अब नॉन करंट एसेट बेचा आपने गेन के ऊपर, मतलब आपके बिजनेस की लैंड पड़ी थी, आपने उसके बेची, उसके ऊपर आपको 2 करोड़ गेन आ गया, और वो गेन किधर जाएगा? अदर इनकम में। एसेट तो बेच दिया। हाँ, ये देखो बच्चे, एंट्री क्या पास करते होते हैं उसकी? कैश डेबिट, और वो एसेट क्रेडिट हो जाएगा, और उसके ऊपर जो गेन है वो भी क्रेडिट हो जाएगा। एसेट में तो जाएगा ही जाएगा, ये अदर इनकम में भी जाएगा, क्योंकि डबल एंट्री होता है। एक ये प्रॉफिट में चला जाएगा, दूसरा वो एसेट में भी चला जाएगा। तो एसेट में, और आपको पता तो है कि ये इफेक्ट बैलेंस कर देते हैं। अब देखो बैलेंस कैसे किया? कैश प्लस हो जाएगा, ये जाकर इसका जो डिफरेंस है वो जाकर कैपिटल में, क्योंकि जो प्रॉफिट में चीज जा रही होती है वो बेसिकली कैपिटल में जा रही होती है, तो कैपिटल में जाकर प्लस हो जाए। क्लियर होगी बात? कोई सो कौन कौन रहा है? अरे जाग रहे? चल, नहीं नींद आ जाए तो ये आजकल का मौसम है नींद का। नींद ना आना परेशानी वाली बात है, नींद आना एक रूटीन है। ठीक है, तो इसलिए अगर नींद नहीं आ रही तो अब नॉर्मल काम है। अब पता चला ना, सबको पता चल गया आप ठीक है। चलिए नेक्स्ट किस पे चले? फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। फार्मूला क्या है? क्योंकि फार्मूले से ही कमेंट्स बनेंगे, रिमार्क्स फार्मूले से बन सकते हैं। क्या फार्मूला है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, अच्छा ऊपर वाले में आप लिख सकते थे लोअर टैक्स रेट,
टैक्स रेट कम होने की वजह से भी लिख ले, आप लिख लें नेट प्रॉफिट इंक्रीज होने की वजह लोअर टैक्स रेट। अच्छा, अगर दिमाग में आ गया था तो शेयर किया करें। एवरेज ये ऊपर वाले में लिखना है, इसमें नहीं, एनपी रेशियो में मल्टीप्लायर बाय 100 हायर बेस्ट होता है, ये तो हमें पता है। अच्छा, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को भी मैं यहां नीचे लिख दूं, ये हो गया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म डेट। डन। जी, क्या रीजन कौन से लिखे? ज्यादा होने की लिख लेते हैं और कम करने हो तो उल्टी कर देना। इसकी इंक्रीज होने की रीजन हम लिख देते हैं, क्यों इंक्रीज हो सकता है, कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है। ऊपर है प्रॉफिट बिफोर, इसका मतलब ऊपर वाले आंसर को कोशिश करेंगे बढ़ाते जाएं और नीचे वाले को कम करते जाएं, तो ही आंसर ज्यादा होगा। वो वजह लिखे जिससे ऊपर वाला आंसर ज्यादा हो जाए, नीचे वाला आंसर कम हो जाए। ऊपर तो है प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट और टैक्स के अलावा सारी वही वजह लिखो जो आपने एनपी में लिखी है। ऊपर वाले इंटरेस्ट और टैक्स नहीं लिखना, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट और टैक्स लिख दिया तो गुनाह है कबीरा, क्योंकि उसके ये तो है ही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब्दुल सबूर जाग रहे हैं? ये प्रॉफिट है ही बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो फिर हमने इंटरेस्ट वाला पॉइंट और टैक्स वाला पॉइंट नहीं लिखना, बाकी सारी वही कॉपी पेस्ट सारी चीजें। नंबर 1 हायर जीपी, नंबर 2 इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद गेन और डिस्पोजल लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट और टैक्स का हमने नहीं लिखना, और अगर ये कम आ जाता है तो इसको उल्टा भी किया जा सकता है। अब नीचे वाली चीजें कम करनी है मेरे भाई। नंबर 4 कम करना है तो आप लिख लें रीपेमेंट ऑफ लोन। होगा कम? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इससे क्या होगा? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन से क्या होगा? डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो आंसर हमारा। अच्छा, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन से याद रखें करंट रेशियो भी कम हो जाती है, करंट रेशियो भी कम हो जाती है। भला क्यों? क्योंकि कैश पे करते हैं ना, तो उधर से हमारा करंट एसेट कम हो जाता है। यानी एंट्री क्या पास करेंगे? लोन टू कैश। एक हमारा लोन कम होगा तो ये चीज ज्यादा हो जाएगी, तो हमारी करंट रेशियो कम हो जाएगी। अगर सवाल के अंदर कभी करंट रेशियो बढ़ रही है और हमने फिर भी ये कमेंट लिख दिया तो ये कंट्राडिक्ट कर जाएगा। इस चीज का बस ख्याल रखें कि एक चीज का लिंक दूसरे, ये तो अभी हम जनरल कमेंट लिख रहे हैं, लिंक नहीं बना रहे। एक दफा सारे जनरल कमेंट लिख लें, फिर इनमें से सेलेक्ट करके लिखने होते हैं, और लिखने कितने होते हैं? एक या 2, जिसका किसी के साथ कोई लिंक ना हो वो लिख दिया करेंगे, ताकि अगर कंट्राडिक्ट करे ही ना। लेकिन अगर आप लिंक बनाकर लिखोगे तो आई क्या बहुत खुश होता है, वो कह रहा है भाई साहब ये कोई तो अच्छा बंदा आया है कि जिसको रिमार्क्स लिखने भी आते हैं, सिर्फ फार्मूले को रटा नहीं लगा कर रहा है। हाँ जी, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन से क्या होगा? अपने फार्मूला सामने लिखा हुआ ना आपने, लॉन्ग टर्म लोन कम हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म लोन कम होगा तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर कम होने की वजह से
आपका आंसर ओवरऑल बढ़ जाएगा। 5वें नंबर पर देखें, कन्वर्ट लॉन्ग टर्म लोन इनटू करंट मैच्योरिटी लोन। ये पता है इस बात का? वो फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर जो अगले 12 महीनों के अंदर केस पे करनी हो, यानी आपका लोन पड़ा हुआ है 1 लाख का, अगले महीने अगले साल हमने 20,000 पे करना है, तो वो 20,000 किधर चला जाता है? करंट लायबिलिटी में। किस नाम से? करंट मैच्योरिटी लोन के नाम से। अगर आपका लॉन्ग टर्म लोन का कुछ पोर्शन करंट लायबिलिटी में चला गया तो यहां पर लॉन्ग टर्म डेट कम हो गया। जैसे ही लॉन्ग टर्म डेट कम हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा हो गया। और बिल्कुल इसके उलट लिख देंगे अगर उसकी कम करना है तो। नेक्स्ट चलिए, ये बात नहीं लिखने लगा हूं। रीपरचेज लफ्ज लिख ले या रिडेम्पशन लिख ले? रीपरचेज या रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या मतलब हुआ? कंपनी ने अपने शेयर वापस खरीद लिए तो शेयर कैपिटल कम हुआ ज्यादा? कम हो गया। रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब कंपनी ने अपने शेयर वापस खरीद लिए। ये बहुत कम होता है, रेयर केसेस में होता है, लेकिन हो सकता है। इस वजह से भी आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाए। और अगर उसको कम होता तो हम ये कह सकते थे इट मे बी इशू न्यू शेयर्स, नया शेयर इशू करेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल ज्यादा हो जाए। 7वें नंबर पे ये भी एक इंटरेस्टिंग बात लिखने लगा हूं, इंक्रीज अमाउंट लिख ले या शेयर लिख लें, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ब्रैकेट में लिख लो डिविडेंड। और डिविडेंड का पता है ना, डिविडेंड या ड्रॉइंग्स क्या करते हैं? कैपिटल में प्लस होती है, माइनस होती है। और कैपिटल से जब माइनस होगी, अगर ज्यादा अमाउंट माइनस होगी तो ओवरऑल डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ओवरऑल आंसर। तो इन 7 रीजन में से जिंदगी कभी भी 7 नहीं लिखनी, वो खुद मुंह से बोल देता है 2 या 1 रीजन। जब भी वो कहेगा या वो 2 कहेगा या वो 1 कहेगा, और बहुत ही कम चांसेस है कि वो 3 कह दे। बस हमने इस बात का ख्याल रखना है कि ये किसी के साथ कंट्राडिक्ट ना करी। वो जैसी सी बात है, प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। ऐसे अगर मैं कहूंगा कि तो फिर ऐसे ही कबल वक्त बात है। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट आ जाए, अगला फार्मूला कौन सा बनता है हमारा? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी पहले कर लेते क्योंकि मिलता जुलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी फार्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ओवर माजरत प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ओवर एवरेज इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हम वो कमेंट्स निकाल देंगे जो लॉन्ग टर्म डेट के हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म डेट है ही। नीचे एवरेज कैपिटल इक्विटी है ना, नीचे हमने लोन की पेमेंट का चक्कर, ऊपर प्रॉफिट में सारी वो बातें लिख देंगे जो नेट प्रॉफिट वाली है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट ही है ना। पैट बेसिकली हमारा क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है। तो पहले ऊपर तो वो सारी वजह लिख देंगे, इंक्रीज होने की वजह लिख लेते हैं कि ये कैसे इंक्रीज हो सकता है। अब तो वजह आपने खुद बनाना शुरू कर दे, वजह अब आपने खुद बनानी है। और रिटर्न ऑन एसेट की तो बिल्कुल ही वजह मैंने आपसे लिखवानी है। हाँ जी, इक्विटी प्रॉफिट बढ़ाना है, इक्विटी कम करनी। इक्विटी कम होने की सिर्फ 2 वजह है, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल
इंक्रीज इन डिविडेंड, रिडम्पशन इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन, पिछले फॉर्मेट के अंदर लॉन्ग टर्म डेट के बारे में भी लिखा था, अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर वाला तो सारे का सारा नेट प्रॉफिट वाला लिख लो। नंबर 1 हाई जीपी रेशियो, नंबर 2 इफेक्टिव कंट्रोल, ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, achieved economy of scale, फिर उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल, फिर उसके बाद हाँ इसमें इंटरेस्ट से लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रॉफिट अब सिर्फ डिविडेंड नहीं है, बाकी इसके अंदर है लोअर इंटरेस्ट एक्सपेंस, या यहां पर आप एक्सपेंस की जगह फाइनेंस कॉस्ट भी लिख सकते हैं, लोअर टैक्स रेट, और कोई चीज और क्या आ सकता है इसमें, चले ऊपर वाली अमाउंट नहीं, लेकिन इसके अंदर जो नीचे वाला आना सिर्फ दो बातें, एक रिडेम्पशन। अच्छा कौन बंदा है जिसको बिल्कुल ही नहीं समझ लग रही चल क्या रहा है, होना चाहिए ना, पता होना चाहिए, ऐसा कोई बेसिकली ना वो एक जड़ होती है, समझ लग जाए ना तो फिर बंदे के लिए आसानी हो जाती है, अदरवाइज बंदा परेशान होता है। मैं सिर्फ फार्मूले को डिस्कस कर रहा हूं, ये ऊपर वाली अमाउंट कैसे बढ़ सकती है, नीचे वाली अमाउंट कैसे कम हो सकती है, और अगर कभी किसी का कम आ जाए तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा। तो इसमें क्या लिखूंगा, इंक्रीज इन डिविडेंड, ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। आधी चीजें तो आपको पता है, एक चीज आपको शायद कम पता हो, रिटर्न ऑन एसेट्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय। मतलब आज हमारे लिए एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पूरी होगी रिमार्क्स के लिहाज से। कल हम कर लेंगे वर्किंग कैपिटल रेशियो को, क्योंकि बड़ी रेशियो ये दो ही हैं, और फिर तो एक दिन में वो सारा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये हमारा ना इस वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह इस सेक्शन के 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके इसी ईद से पहले। थोड़ा सा इफेक्टिवली पढ़ना है, मैं ईद पे कोई काम नहीं दूंगा, यानी वो चिल करना है आपने, ज़ाहिर सी बात है ईद का टाइम है, चिल करने का टाइम ही होता है, लेकिन वो पहले वाला काम आपका अधूरा ना रहे। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि आगे छुट्टियां आ रही है 5, 6 या 7, 8, तो मैं वहां काम कवर कर लूंगा, तो ये बिल्कुल ही गलत ख्याल है। अभी इवन के सैटरडे का काम आप लोगों ने सैटरडे को ही करना है, संडे का वेट नहीं करना, संडे को आराम करना अपना। ये ना सोचना कल छुट्टी है कल आराम से करेंगे, नहीं, जो आपकी रूटीन है ना वो कभी डिस्टर्ब ना किया करो। संडे की वजह से भी, संडे का दिन आपका एंजॉय करने का दिन होता है, ना कि पढ़ने का दिन होता है। आप लोग हफ्ते वाले दिन जाओ, जैसे रूटीन में काम करते हो ना वैसे ही करो, और आपने काम खत्म कर लो। संडे का दिन है, अगली रात है, आप सुकून करो, जो आपका दिल चाहता है शरारतें करने का करो। अच्छा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो ले चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, नए एसेट खरीदने से ये रेशो कम होगी या ज्यादा? कम होगी, क्योंकि नीचे एसेट बढ़ जाए। नए एसेट खरीदने से ये रेशो कम होगी, 2 उसकी वजह, एक उसकी डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट को कम कर देगी, और एक नए एसेट की बुक वैल्यू भी ज्यादा होती है तो डिनोमिनेटर भी बढ़ जाएगा। लेकिन हम तो अभी डिस्कस कर रहे हैं इसको इंक्रीज कैसे करना है। इंक्रीज करने की बहुत सारी वजूहात के साथ सिर्फ एक ऐड करनी है हमने, नंबर 1। अच्छा प्रॉफिट वाली तो वही आ जाएगी सारी की सारी,
कौन सी वाली वाला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है, तो वो तो आप, मैं दोबारा नहीं लिखने लगा, रिपीट हम करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाला एक पोर्शन, तो ऊपर वाला, नीचे वाला आ जाए 7वें नंबर से शुरू होता है ना नीचे वाला काम उसका, देखिए जरा, गेन और डिस्पोजल, अच्छा रीपेमेंट और लोन से शुरू हो जाता है। चलिए 5वां से 6वें से देख लेते हैं। अच्छा इसमें हमने इसको ज्यादा करना है, तो डिस्पोजल ऑफ एसेट, एसिड के डिस्पोज करने से, एसिड के डिस्पोज करने से ये रेशियो बढ़ जाती है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम हो जाता है, और अगर आप इसको प्रॉफिट में बेचे ये और अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर लॉस में बेचे ना तो फिर भी बढ़ता है। तो इसकी वजह, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ज्यादा वैल्यू से कम हो रहा होता है, लॉस तो थोड़ा सा आता है ना, कि अगर 5 लाख वाला एसेट आपने बेचा है तो उसके ऊपर 50,000 का लॉस आ जाएगा, या 80,000 का आ जाएगा, या 1 लाख का आ जाएगा, तो उधर से प्रॉफिट में से 1 लाख माइनस होगा, लेकिन एसेट में से 5 लाख माइनस होगा। तो लफ्ज है डिस्पोजल ऑफ एसेट, जरूरी नहीं है गेन या लॉस, हाँ गेन में बिकेगा तो कंफर्म हो जाएगा। फिर एक कमाल की वजह है, वो है ओल्ड एसेट्स हैविंग लो बुक वैल्यू एंड लोअर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पुराने एसेट है नेचुरल बुक वैल्यू कम होगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन। अच्छा एक कंपेटिटर है, उसने अभी अभी नया ताजा एसेट खरीदे हैं और हमारे पास तकरीबन आखिरी 700 रुपए चल रहे हैं, अब उसकी ऑटोमेटिकली रिटर्न ऑन एसेट कम आएगा, क्योंकि उसकी डिडक्शन भी ज्यादा, प्रॉफिट को कम कर देगी और एसेट भी ज्यादा, और हमारे पुराने एसेट की वजह से रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा देगी। इस वजह से बंदा धोखा खा जाता है, हालांकि उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में उसके एसेट्स अभी अभी नए आए हैं, कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी, हमारे एसेट भी खरीदने, ठीक होगी बात। बस ये 2 चीजें नीचे वाले के लिए काफी। यहां तक ओके है, कोई परेशानी है तो बताएं। ये रिमार्क्स मैंने आपसे कल जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो गया ना, ये मैं कोशिश करूंगा कि आपसे लिखवाऊं, उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूं, आप बुक से पढ़ लेना, कुछ चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। बुक में इस तरह से लिखा हुआ है ना कि सारी चीजें दिमाग में आएंगी नहीं, तो कुछ थोड़ी बहुत चीजें जरूर आ जाएंगी, तो वो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। पहले आप यहां पर आए जरा, क्वेश्चन नंबर 23 तो आपका हो गया था। यहां पर उसने कहा था जनाब ऐसा करें, एनालिसिस टू बी कंप्यूटेड द रेशियो, ये इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आज आप या तो मुझे आंसर बता दें, या तो आंसर यहां पर लिखे हुए हैं। यहां पर ये जो रेशियो है ये आपने पढ़नी है खुद। अभी हम ये जो उसने 4 लिखे थे, फार्मूले भी 4 हैं, चलो उसने 4 ही पूछे, तो हम ये इन चारों को ना खुद से डिस्कस करते हैं, बाद में इनको इसके साथ वेरीफाई करेंगे कि इसने क्या लिखा है और हमने क्या लिखा है, ठीक है। इससे बेहतर ये है, क्योंकि उसमें करंट रेशियो क्विक रेशियो वो कल हम पढ़ लेंगे, तो फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। आपने जो घर से सवाल करने हैं ना, वो इसका इसकी सिर्फ रेशियो फाइंड कर रहा है ना, कमेंट्री हम कल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनता है, ये 24, और एक आसान क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं कि इसकी कमेंट्री आपने नहीं पढ़नी, कमेंट्री कल देखेंगे। 24 और एक छोटा सा सवाल इसका आया हुआ पेपर में,
ये 24 के साथ, बल्कि मैं कहता हूं 24 ना करना, कर लेना और आपको काम ही क्या जिंदगी में। 24 के साथ ये सवाल करना, 28 बहुत अच्छा सवाल आया वो पेपर। अच्छा, एक आपने कौन सी कसम उठाई है पता है आपको? सॉल्यूशन नहीं देखना, करने के बाद भी नहीं देख, इधर ही आकर मैं डिस्कस करूं। आपने रिक्वायरमेंट पढ़नी है और सॉल्यूशन के ऊपर कोई चीज रख देनी है, बिल्कुल नजर ही नहीं पड़नी चाहिए। रोजे की हालत में आप हो या ना हो, फुल टाइम ईमानदारी दिखानी है। उसकी वजह कल फिर अदरवाइज ना, आप अगर बहुत ही ज्यादा दिल नहीं मानता तो एक दफा सवाल पूरा करने के बाद, ठीक है, आप लोगों ने ये जज करना है कि कौन कौन सी चीज आप समझ गए हो और कौन कौन सी चीज आप नहीं समझ सके। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है ना, इसके जो पेपर में 16 मार्क्स का सवाल आया था, 16 मार्क्स का और इंतहाई आसान, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने उसमें से कुछ लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, वो तो 16 नंबर का है, और कुछ लोगों को अटेम्प्ट किया लेकिन पूरा सही नहीं कर सके। इसलिए मैं चाहता हूं आप अनसील सवाल करो, यहां से प्रैक्टिस करके जाएं कि हमने अनसील क्वेश्चन करना है। आज हमारे कितने फीसद सवाल ठीक करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम के करीब जाएंगे तो हमारा जो सवाल सही होने की जो परसेंटेज है वो कितनी ज्यादा है। आप इसी इंशाल्लाह अप्रैल के महीने के अंदर अंदर हमारा हर हाल में सेक्शन बी मैंने आपको कंप्लीट करवा दे, जिसमें से मिनिमम 20 to 30 मार्क्स, 20 तो उसने खुद कहा है ना मिनिमम है, लेकिन नॉर्मली इसमें से 25, 26, 27, 28 नंबर का पेपर आ रहा, ठीक है। उसके बाद हम लॉन्ग सेक्शन स्टार्ट कर देंगे, ये सबसे छोटा सेक्शन, फिर उसके बाद लॉन्ग सेक्शन स्टार्ट कर देंगे, फिर तो जैसी सी बात है रूटीन में आ जाएंगे आप। ये ईद की अभी है कि तैयारियां, फिर रोजे की हालत, और ये काफी चीजें आप लोगों को परेशान करती हैं। तो मैं आपको एक जो चीज रहती है वो करवा देता हूँ, एक ही फार्मूला रहता है, मैंने आपको कहा तो मैं करवा देता हूँ। आए जरा, इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम, इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम क्या फार्मूला होता है इसका? इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम का क्या फार्मूला होता है? एवरेज स्टॉक ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। अच्छा, अगर आप ये फार्मूला देखते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है कि ये जो फार्मूला लगा होगा ये रिटेलर का है या मैन्युफैक्चरर का है? ये या दोनों का हो सकता है, रिटेलर का है, मैन्युफैक्चरर का है, या दोनों का हो सकता है। ये रिटेलर का है, भला क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर हो ना तो उसका तो स्टॉक होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, उसमें तो वो चीजें नजर आनी चाहिए। तो अगर अब की बार अगर सवाल आप कहते हो ना कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ गया तो लोगों ने रोना शुरू कर देना है, तो वो ये सवाल आ सकता है कि वो मैन्युफैक्चरर का डाटा दे दे। तो अगर आप वो मैन्युफैक्चरर का सवाल करके चले जाओ तो आपका स्कोप ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यानी अब की बात उसके पास जो चीज रह गई है ना, जो अभी तक उसने डिस्कस नहीं की, वो दो चीजें, एक है विंडो ड्रेसिंग की डेफिनेशन अभी तक नहीं दी, और दूसरा उसने मैन्युफैक्चरर का अभी तक सवाल नहीं दिया। बाकी हर दफा आप देखेंगे सवाल रिपीट हो रहे होंगे, हर ये सारे जो आप एग्जांपल नंबर 21 से स्टार्ट ले चुके हैं ना, ये सारे पास्ट पेपर आई कैप के, ये सारे आई कैप के अंदर ये पास्ट पेपर में आए हुए हैं, और आप देखेंगे 3-3, 4-4 सवाल रिपीट हुए होंगे। तो जो रिपीट चीज नहीं हुई वो ये दो चीजें हैं, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी नहीं है। 90% सीए के लोग ना आई कैप की किताब नहीं करके जाते, आई कैप के पास पेपर करके जाते हैं, और ये बात आई कैप को भी पता होती है। इसलिए आई कैप वो चीज देता है जो कभी पिछले पास पेपर में ना दी हो। ज्यादातर पास पेपर से सवाल कवर हो जाते हैं, लेकिन जब उसने परेशान करना हो, जब उसने देखना हो कि अच्छा बच्चे ज्यादा पास होने लगे, तो उसने फिर सवाल कौन सा देना है कि वो देना जो पिछले पास पेपर में ना दिया। तो आप पास पेपर की तैयारी ना किया करो, चैप्टर तैयार करके किया। चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका हर सवाल आपने कर लिया है, तो बस। तो चलें फिर मैन्युफैक्चरर के लिहाज से देखते हैं। जब मैन्युफैक्चरर के लिए
एक चीज आप में से अगर किसी ने ना पढ़ी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वैसे ही लिखवा देता हूं आपने किया या नहीं की। ये एक स्टेटमेंट है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल अगर आप इसको माइनस करते हो तो पता है क्या आता है आंसर? रॉ मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड या इशूड फॉर प्रोडक्शन, एक ही बात है। इसमें हम प्लस करते हैं डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्ट वेजेस के नाम से भी हो सकता है, और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन हो तो वो भी प्लस कर देते हैं। हमारे पास जो चीज फाइंड होती है उसे क्या बोलते हैं? ये पीआरसी में ऑलमोस्ट सब नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो फिर या तो उसने छुट्टी की है, लेकिन नहीं भी पढ़ा तो आप यहां पर पढ़ लें, लेकिन ये यहां पर पढ़ ले या आगे जाकर कॉस्ट में पढ़ ले, ये कॉस्ट में भी काफी ज्यादा दफा आएगा, पूरा चैप्टर है इसका। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट इसमें ऐड क्या करेंगे? अदर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। वो क्या क्या हो सकते हैं वो आपको पता है, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री रेंट, यानी वो सारे एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं। आपके पास आएगा जो आंसर, उसे हम क्या बोलेंगे? ये नहीं, सारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस करने के बाद क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इसमें आप प्लस करते हो, हाँ जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है, कभी भी फाइंड नहीं करनी पड़ती। माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। आपके पास जो आंसर आते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इसमें हम क्या प्लस करते हैं? ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, और इससे माइनस क्या करते हैं? क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। हमारे पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि अक्सर लोग इसको ना सीजीएस बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब पेपर में ये सारी स्टेटमेंट आपको शायद बनानी ना आए, आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन जो चाहिए होगी वो दे देगा। हमने क्या फाइंड करना है? इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम भला कैसे आएगा? वैसे जरा सोचिए खुद, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, इसका मतलब इन्वेंट्री आपके पास आ गई। जितने देर इन्वेंट्री आपके पास पड़ी रही रॉ मटेरियल की सूरत में, वो भी होल्डिंग टाइम। फिर आपने दे दिया प्रोसेस के अंदर, जितने देर प्रोसेस पे लगे वो भी होल्डिंग टाइम। फिर वो चीज तैयार होगी, जितने दिन चीज तैयार होकर पड़ी रही वो भी होल्डिंग टाइम। इसका मतलब है इन्वेंट्री का होल्डिंग टाइम 3 जगह पे आ गया, एक रॉ मटेरियल होल्डिंग टाइम, एक कन्वर्जन टाइम और एक फिनिश गुड्स होल्डिंग टाइम। ये 3 होल्डिंग टाइम प्लस करेंगे तो तब इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम आएगा। तो जब भी मैन्युफैक्चरर का सवाल आएगा ना, पता कैसे चलेगा? ये डाटा गिवन होगा, रॉ मटेरियल गिवन होगा, वर्क इन प्रोसेस गिवन होगा, फिनिश गुड्स गिवन होगी। और जो ये तो मैंने स्टेटमेंट आपको इसलिए बताई है, ये अगर बहुत ही मुश्किल सवाल आता है तो पेपर, अदरवाइज जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी ना वो उसमें बताई होगी, सिर्फ फार्मूले में पुट करना आपको आना चाहिए। तो फार्मूला फिर बेहतर लिख लें, तो लिखे जरा इसके फार्मूले। ये स्टेटमेंट आपने लिख ली,
नहीं भी लिखी तो पहले तो आपको याद ही है। रॉ मटेरियल होल्डिंग टाइम, क्या आएगा? एवरेज रॉ मटेरियल। कैसे फाइंड करोगे एवरेज रॉ मटेरियल? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। अगर ओपनिंग नहीं गिवन तो क्लोजिंग ही हमारा एवरेज होगा, डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल परचेज, सॉरी कंज्यूम्ड या परचेज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड या परचेज्ड, मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। अच्छा, मैंने दो चीजें लिखी है, रॉ मटेरियल यूज या परचेज। अगर सवाल के अंदर यूज भी गिवन है और परचेज भी गिवन है तब यूज लेना, और अगर गिवन ही परचेज है फिर परचेज ले लेंगे। यूज फाइंड करना तो आता है ना, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो जो आंसर आता है वो रॉ मटेरियल। और लेकिन आपको पेपर में गिवन होगा, नहीं भी गिवन तो फाइंड करना भी आना चाहिए, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस, फिर आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन टाइम। एवरेज वर्क इन प्रोसेस ओवर एवरेज वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस प्लस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस डिवाइड बाय 2। और अगर गिवन ही क्लोजिंग है तो वही, अगर एक ही गिवन है मुराद, डिवाइडेड बाय किस पे डिवाइड करना चाहिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे या कॉस्ट ऑफ सेल पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। या अगर सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल पे कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 365 डेज। और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताएगा। हाँ, हो सकता है ये कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने खुद फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। एंड पे क्या आ गया? फिनिश गुड्स होल्डिंग टाइम। क्या फार्मूला बनेगा? एवरेज फिनिश गुड्स ओवर कॉस्ट ऑफ सेल मल्टीप्लाइड बाय 365। इसमें इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम कौन सा है? तीनों को प्लस करके इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम आएगा। तीनों को प्लस करेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम आएगा। कैश ऑपरेटिंग साइकिल में जब इन्वेंट्री होल्डिंग टाइम लिखेंगे इन तीनों को प्लस करके लिखेंगे। ये बात सबके दिल तक पहुंच गई? उसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। अरूज चले, अगर नहीं भी समझ लगी तो कोई परेशानी की बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। अभी थोड़ा सा टाइम है ताकि ना ये जो रमजानुल मुबारक की, पहले भी मैंने कहा था कि ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा। अगर कुछ बंदे को ऐसा लगता है ना कि वो ईद के दिनों में कोई नहीं मुंह लगाता तो मतलब वो बोर हो रहा है, तो फिर वो अब मैं इससे पहले ये लेक्चर आपको दे दूंगा, सारे जितनी भी हमारे लेक्चर हुए, तो वो आप तन्हाई में बैठ के मेरी आवाज सुने, ठीक है? ओके, अल्लाह।